ये कहानी है दो शेरों की जो एक ही जंगल में राज करना चाहते हैं। विलियम और लूकस, शहर के दो सबसे खतरनाक माफिया डॉन। अगर विलियम आग है तो लूकस तेजाब। इन दोनों के बीच की नफरत इतनी गहरी है कि अगर विलियम को छींक भी आ जाए तो लूकस बंदूक साफ करने लगता है। लेकिन इस खूनी खेल में एक अजीब सी शराफत भी है। दोनों ने एक आपसी समझौता किया हुआ है। कारोबार की जंग में परिवार बीच में नहीं आएगा। विलियम ने कई बार लूकस के शिपमेंट उड़ाए हैं और लूकस ने भी विलियम की 3 गाड़ियां जलाई हैं, पर किसी ने भी एक दूसरे के घर की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि लूकस के घर में एक ऐसा आइटम बम पल रहा है जो इन सारी असूलों की धज्जियां उड़ाने वाला है। लूकस का छोटा जुड़वा भाई लियो। शक्ल से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन स्वभाव ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लूकस एक सख्त अल्फा है और लियो एक प्यारा सा ओमेगा। लियो एक दुनिया का सबसे मासूम बच्चा है जिसे ये भी नहीं पता कि बंदूक में गोली किधर से डलती है। पर हकीकत इससे अलग है। लियो कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है। वह लूकस का नाम लेकर प्रोफेसर तक को डरा देता है और बेशर्मी में तो उसने हद पार कर रखी है। और सबसे बड़ी बात, लूकस को अपने ही भाई की दुश्मन विलियम से प्यार है। आज लूकस शहर से बाहर था। लियो के लिए ये गोल्डन चांस था। उसके 2 जिगरी दोस्तों ने उसे उकसाया, भाई अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाएगा। लियो ने अपनी जैकेट पहनी, बाल सेट किए और अपनी स्पोर्ट कार लेकर के सीधे विलियम की मैंशन की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि विलियम उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। आखिर आपसी समझौता जो है। जैसे ही लियो की कार विलियम के गेट पर रुकी, काले चश्मे पहनने वाले गार्ड्स ने उसे रोक लिया। रुको, कौन हो तुम? क्या काम है यहाँ? लियो ने स्टाइल से अपना चश्मा उतारा और बड़ी बेशर्मी के अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे बॉस का होने वाला मेट और इस घर का अगला मालिक हूँ, रास्ता छोड़ो। गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ओमेगा और इतनी हिम्मत। थोड़ी देर सन्नाटा रहा और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। बच्चे घर जाओ, बॉस अभी बिजी है, कॉमेडी सर्कस शाम में खुलेगा। लियो को गुस्सा आ गया। उसने वहीं सड़क पर तमाशा शुरू कर दी और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, विलियम बाहर आओ, मुझे पता है तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। ये बेचारे गार्ड्स नहीं जानते कि तुम रातों भर मेरी फ़ोटो देख करके आहें भरते हो। ओ विलियम बाहर आओ, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा और इल्ज़ाम तुम पर लग जाएगा। अंदर विलियम अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ों पर साइन कर रहा था। तभी उसका राइट हैंड मैन जूलियन कमरे में दाखिल हुआ। जूलियन का चेहरा लाल था। वह अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या हुआ जूलियन? चेहरे पर ये अजीब से भाव क्यों हैं? सर, वो बाहर एक गेट पर ओमेगा आया है। वो कह रहे हैं कि आप उसके प्यार में पागल हैं और वो आपका होने वाला मेट है। विलियम ने पेन को रोका और ठंडी नज़र से जूलियन को देखा। कौन है वो? कोई पागल? सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उसकी शक्ल, वो हूबहू लूकस की तरह दिखता है। शायद उसका छोटा भाई लियो है। विलियम के हाथ से पेन नीचे गिर गया। लूकस का भाई यहाँ, और वह कह रहा है कि मैं उसका प्रेमी हूँ। जूलियन हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। जी सर, वह बाहर चिल्ला रहा है कि आप उसके प्यार में पागल हैं और आपने उसके लिए एक कविता भी लिखी थी। विलियम की भौहें थन गई। लूकस को पता चला तो वो शहर को जला देगा और ये लड़का यहाँ मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। उसे अंदर लाओ, इससे पहले कि मीडिया पहुँच जाए। 2 मिनट बाद लियो मटकते हुए विलियम की ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने कमरे का जायज़ा लिया और धीरे से विलियम के मेज़ पर जाकर के बैठ गया। लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और क्या तुम्हें पता है मैं और तुम्हारा भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? ओ विलियम, ये नफ़रत वफ़रत पुरानी बातें हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लाया हूँ। उसने अपने जेब से एक मुरझाया हुआ फूल निकाल के दिया। मुझे गुलाब नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम बाहर वो क्या बकवास कर रहे थे? बकवास? विलियम डार्लिंग, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच में स्पार्क है। तुम बस शर्मा रहे हो क्योंकि जूलियन यहाँ खड़ा है। जूलियन ने अपने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसकी हंसी की आवाज़ ना सुनाई दे। शट अप, तुम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हो। अगर लूकस को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वह दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर देगा।
जाने के लिए तो मैं आया नहीं हूँ। मैंने तो अपना सामान शिफ्ट करने का सोच रखा है। वैसे तुम्हारा बेड तो काफ़ी बड़ा है ना? विलियम का दिमाग सुन्न हो गया। इसने आज तक बड़े बड़े माफियों को घुटने पर लाया है, लेकिन ये बेशरम ओमेगा के सामने वह अपनी हार महसूस कर रहा था। जूलियन, इसे गाड़ी में डालो और इसके घर छोड़ कर के आओ। छोड़ के तो दिखलाओ। मैं गेट पर जाकर के चिल्लाऊंगा कि विलियम ने मेरा दिल तोड़ा और मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। विलियम ने अपना सर पकड़ लिया था। उसे समझ आ गया था कि लूकस से लड़ना आसान था, पर इस पागल भाई से निपटना नामुमकिन है। इससे पहले कि विलियम कुछ और कह पाता, लियो सीधा जाकर के विलियम के लैप पर बैठ गया। पता, विलियम एकदम सुन्न हो गया। उसने लियो को खुद से दूर धकेला। जैसे ही उसने लियो का चेहरा गौर से देखा, उसे लूकस की याद आ गई। वही तीखी नाक, वही आंखें। विलियम के चेहरे पे घृणा आ गई। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी शक्ल उस घटिया लूकस से मिलती है। तुम्हें छूना मतलब उसे छूने जैसा है, घिनौना। लियो को विलियम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। लियो ने अपना जैकेट उतारा और आंख मारते हुए विलियम के और करीब आया। ओ विलियम, शक्ल भाई जैसी है, पर जिगर तो मेरा ही है। और यकीन मानो, शरीर के बाकी हिस्से भाई से काफ़ी अलग है और बेहतर भी। चाहो तो चेक कर लो। जूलियन ने अपने सिर दीवार से टकरा लिया। गास, जो बाहर खड़े थे, अंदर की बातें सुनकर अपनी हंसी रोकने के लिए होठ चबा रहे थे। विलियम का पारा चढ़ गया। उसने अपनी दराज से सोने की परत वाली रिवॉल्वर निकाली और सीधा लियो के माथे पर सटा दी। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? एक शब्द और बोला तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम लूकस के भाई हो और हमारे बीच एक समझौता है। लियो ने पलकें झपकाई और अपनी उंगलियों से बंदूक के नली को नीचे की ओर सरकाया और फिर विलियम की आंखों में आंखें डाल करके बोला, डार्लिंग, अगर तुम गोली मारोगे तो आवाज़ था होगी, लेकिन अगर मुझे चूमोगे तो आवाज़ होगी। फैसला तुम्हारा है। वैसे भी तुम्हारे हाथ में ये लंबी और सख्त बंदूक देख करके मुझे किसी और चीज़ का ख्याल आ रहा है। विलियम के हाथ कांपने लगे, डर से नहीं बल्कि इस लड़की की बेशर्मी से। तुम एक नंबर के बदतमीज़ और थरकी ओमेगा हो। बाहर निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि विलियम कुछ और समझ पाता, लियो बिजली की फुर्ती से विलियम के गोद पर जाकर के फिर से बैठ गया। उसने अपना हाथ विलियम के गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। विलियम अपनी जगह पे जम गया। उसकी माफिया वाली सारी फिक्री उतर गई। ये क्या बदतमीज़ी है? मेरी गोद से उतरो। क्यों? जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुमने अपनी इन आँखों से मुझे देखा, मेरा दिल चुराया, और अब कह रहे हो कि जिम्मेदारी नहीं लोगे? ये तो सरासर रेप है मेरे दिल का। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे इस चेहरे से नफ़रत करता हूँ। ये चेहरा बिल्कुल लूकस की तरह है। अगर बाई चांस कभी मैंने इस चेहरे को चूमा भी तो मुझे लगेगा कि मैं लूकस को चूम रहा हूँ। छी! लियो पर विलियम की किसी भी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह ढीठ की तरह विलियम के गोद में ही बैठा था। विलियम को महसूस हुआ कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमता की ज़रूरत है, जैसे कि किसी मानसिक मरीज को समझाया जाता है। देखो लियो, बात समझने की कोशिश करो। लूकस और मैं जानी दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तुम उसका सगे भाई हो। हम कभी साथ नहीं हो सकते। तुम्हारा ये चेहरा मेरे दुश्मन का चेहरा है। मैं इस चेहरे से कभी कैसे प्यार कर सकता हूँ? लियो ने विलियम के होठों के करीब अपना चेहरा लाया। उसकी गर्म सांस विलियम के चेहरे पर आ रही थी। विलियम, दिल चेहरे को नहीं देखता, रूह को देखता है। लूकस का दिल पत्थर का है, मेरा मखमल का। और अगर तुम्हें लूकस के चेहरे से इतनी ही चिढ़ है तो लाइट बंद कर देना। अंधेरे में तो मैं सिर्फ तुम्हारा लियो होगा ना। जूलियन ने अब हार मान ली और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विलियम ने उसे घूर के देखा और वह तुरंत चुप हो गया। तुम सुधरोगे नहीं। तुम्हारी बातें कितनी शिमलेस हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? बिल्कुल है। अभी तो मैंने सिर्फ बातें ही की है। अगर मैं अपनी हरकतों पर आ गया तो तुम तो माफियागिरी छोड़ करके बेबी सिटिंग करने लगोगे। विलियम ने अपना हाथ सर पे मारा। ये दुनिया के सबसे बड़े से बड़े माफियाओं से लड़ सकता था, लूकस की पूरी आर्मी ख़त्म कर सकता था, लेकिन इस एक सैसी और बेशर्म ओमेगा ने उसे बेबस कर दिया। जूलियन,
इसे ले कर के जाओ, इसे घर के गेट पर फेंको दो और अगर ये दोबारा दिखे तो मुझे गोली मार देना, इसे नहीं। लियो जाते जाते चूमते हुए हवा में बोला, बाय बाय डार्लिंग, कल फिर आऊँगा नई ड्रेस और थोड़े और गंदे जोक्स के साथ। सीन शिफ्ट होता है। लियो ने दबे पांव अपने मैंशन में एंट्री मारी। उसने सोचा था कि उसका भाई अभी तक घर नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम की लाइट जलाई, सामने सोफे पर लूकस बैठा था, हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर वही कातिलाना गंभीरता। लूकस ने लियो को ऊपर से नीचे तक घूरा और कड़क आवाज़ में बोला, रात के 2 बज रहे हैं लियो, कहाँ थे तुम? लियो ने तुरंत अपना इनोसेंट कार्ड खेला। उसने अपनी आंखों में बनावटी आंसू लाए और चेहरे पर एक मासूमियत ओढ़ ली। भाई, आप वापस आ गए? मैं तो दोस्तों के घर था। हम सब ग्रुप स्टडी कर रहे थे। हम मानव शरीर रचना पढ़ रहे थे। लियो ने अपने मन में सोचा, खासकर विलियम का शरीर रचना। लूकस खड़ा हो गया और लियो की तरफ बढ़ा। इतनी देर तक पढ़ाई, मेरे छोटे भाई को इतनी मेहनत करने की क्या पड़ी है? देखो चेहरा कितना उतर गया है। लूकस अपने भाई के करीब आया और बड़े प्यार से सर पर हाथ रखा। लूकस दुनिया के लिए एक काल था, लेकिन लियो के लिए सिर्फ एक प्रोटेक्टिव बड़ा भाई था जो उसे हद से ज़्यादा बिगाड़ चुका था। अगली बार पढ़ाई करनी हो तो उन्हें घर बुला लिया करो। तुम्हें इतनी रात को बाहर देखकर मेरा दिल बैठने लगता है। किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? लियो लूकस के गले लग गया। नहीं भाई, भला कौन मुझे परेशान कर सकता है? सब मुझसे प्यार करते हैं। वैसे भाई, अगर आपको पता चले कि मुझे कोई पसंद आ गया है तो आप क्या करेंगे? मैं उस लड़के के पैरों में दुनिया बिछा दूंगा लियो, और अगर उसने तुम्हें मना किया तो मैं उसके पैर काट दूंगा। आखिर लूकस के भाई को मना करने की हिम्मत किसमें होगी? लियो मुस्कुराया, पर उसके पसीने छूट रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर भाई को पता चल गया वह लड़का उसका सबसे बड़ा दुश्मन विलियम है तो पैर किसके कटेंगे, विलियम के या उसके खुद के? आप बेस्ट हैं भाई। चलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत पढ़ाई कर ली आज। लियो सीढ़ी की तरफ भागा, जबकि लूकस गर्व से उसे खड़ा देख रहा था। लूकस को लग रहा था उसका भाई डॉक्टर बनेगा। उसे क्या पता था कि लियो माफिया की दुनिया में प्यार का पंचनामा लिखने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन शहर के सबसे महंगे और आलीशान शॉपिंग मॉल में लूकस अपने प्यारे भाई को शॉपिंग कराने लेकर गया था। लियो हर उस महंगी चीज़ पर उंगली रख रहा था जो उसे पसंद आ रही थी, और लूकस बिना पलक झपकाए अपना ब्लैक कार्ड स्वाइप कर रहा था। लूकस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून उसके भाई के चेहरे पर खुशी थी। अचानक मॉल के बीचों बीच माहौल एकदम सर्द हो गया। सामने से विलियम और उसके दाहिने हाथ जूलियन अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। लूकस और विलियम की नज़रें मिली और हवा में जैसे बिजली कड़क उठी। दोनों तरफ के गार्डों ने अपनी अपनी जैकेट के अंदर रखे बंदूक पर हाथ रख लिया। लूकस ने अपने दांत पीसते हुए कहा, विलियम, तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विलियम ने भी अपनी ठंडी और कड़क आवाज़ में जवाब दिया, मुझे भी तुम्हें देखने का कोई शौक़ नहीं है लूकस, रास्ता छोड़ो। लूकस ने अपनी जैकेट ठीक की और गुर्राते हुए बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई है। मैं उसके सामने खून खराबा नहीं चाहता। उसे खून खराबा पसंद नहीं है, वरना आज इस मॉल से तुम्हारी लाश ही बाहर जाती। विलियम की नज़रें लूकस के पीछे गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ लूकस की चौड़ी पीठ के पीछे छुपकर खड़ा था लियो, वही लियो जिसने कल रात उसके पैंट फाड़ दी थी। लियो ने लूकस का कोट पीछे से कसकर पकड़ लिया था और अपने सिर नीचे झुका रखा था। लियो ने कांपती हुई एकदम रोने जैसी आवाज़ में कहा, भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आदमी मुझे डरावना लग रहा है।
इसकी आंखें कितनी खूंखार है। प्लीज़ भाई चलिए ना यहाँ से। लियो के आंखों में ऐसे असली दिखाने वाले आंसू थे जैसे उसे अभी किसी ने सच में डरा दिया हो। वह ऐसे सिकुड़ गया था जैसे दुनिया का सबसे पवित्र और नाजुक फूल हो। विलियम और जूलियन का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका दिमाग सुन पड़ गया था। जूलियन ने विलियम के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बॉस, क्या ये वही लड़का है जो कल रात को आपकी गोद में चढ़ा हुआ था और आपकी जांघों पर कमेंट कर रहा था? इसे तो बॉलीवुड का ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या अपना सिर पास वाले शीशे के दरवाजे पर मार ले। कल रात वो बेशरम, थरकी और निडर ओमेगा आज एकदम दूध का धुला फरिश्ता कैसे बन गया। विलियम का मन किया कि वह लूकस को चीख कर बता दे कि तेरा ये मासूम भाई कल रात मेरे अंडरवेयर के धागे गिन रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे लूकस के साथ किया हुआ वो पुराना समझौता याद आया कि परिवार को बीच में नहीं लाना है। विलियम ने एक लंबी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया और डांट भींच कर बोला, हाँ लूकस, अपने इस बहुत ही ज़्यादा मासूम भाई को यहाँ से ले जाओ, कहीं मेरी बुरी नज़र ना लग जाए। लूकस ने विलियम को एक खूंखार लुक दिया और फिर मुड़कर लियो के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा। अपनी आवाज़ को एकदम नर्म करते हुए लूकस ने कहा, डरो मत मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ आँख उठा कर के भी देख सके। चलो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम दिलाता हूँ। लियो ने अपना सिर हिलाया और एक अच्छे बच्चे की तरह लूकस के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही लूकस लियो को लेकर के आगे बढ़ा और विलियम के पास से गुजरा, लियो ने पीछे मुड़ कर के विलियम की तरफ देखा। उसका वो डरा हुआ मासूम चेहरा एक सेकंड में गायब हो गया। उसकी जगह एक बेहद शरारती, कामुक और बेशर्म मुस्कान ने ले ली। लूकस की पीठ विलियम की तरफ थी, इसलिए उसने कुछ नहीं देख रहा। लियो ने अपनी एक आँख मारी, अपने होठों को उंगलियों से छुआ और विलियम की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दिया। जाते जाते उसने बिना कोई आवाज़ किए सिर्फ अपने होठों को हिलाकर विलियम को कहा, आई लव यू डैडी। विलियम को लगा कि उसे 440 वोट का झटका दे दिया गया हो। वह वहीं बुद्ध बन कर के खड़ा रहा। उसकी मुट्ठी कस गई लेकिन वह कुछ कर ना सका। विलियम ने अपना सिर पकड़ा हुआ था। बॉस, ये ओमेगा किसी दिन हमें पक्का पागलखाने भेज देगा। उसकी एक्टिंग तो आपसे भी ज़्यादा खतरनाक है। विलियम ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, लूकस को लगता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, पर उसे नहीं पता कि असली शैतान तो उसके खुद के घर में पल रहा है। शॉपिंग मॉल के उस पागलपन भरे दिन के बाद विलियम सीधा अपने मैंशन वापस लौट आया था। उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। वह सीधा अपने प्राइवेट बाथरूम में गया। ठंडे पानी का शावर ही शायद उसके उबलते हुए दिमाग को शांत कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ओमेगा उसके इतने बड़े साम्राज्य के कड़े पहरे को चकमा देकर उसके करीब कैसे आ जाता है। शावर लेकर विलियम ने अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटा और अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। उसने अपने बाल सुखाने के लिए जैसे ही दूसरा टॉवल उठाया, उसके बिस्तर से एक बेहद कामुक और मीठी आवाज़ गूंजी, अगर मुझे पता होता कि तुम नहाने के बाद इतना हॉट लगते हो तो मैं मॉल से सीधा तुम्हारे बेडरूम में आ जाता। विलियम के हाथ से टॉवल छूटते छूटते बचा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके किंग साइज बिस्तर पर मखमल की चादरों के बीच लियो बड़े ही आराम से लेटा हुआ था। उसने लूकस के दिए हुए महंगे कोट उतार फेंका था और अब सिर्फ एक पतली सी सफ़ेद शर्ट में था जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसके होठों पर वही शैतानी और बेशर्म मुस्कान थी। विलियम का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। उसने अपनी कमर के टॉवल को कस कर पकड़ा और गुर्राते हुए पूछा,
तुम अंदर कैसे आए? मेरे मैंशन के बाहर 50 हथियारबंद गार्ड्स खड़े हैं। तुम क्या कोई भूत हो जो दीवार के आर पार आ जाते हो? लियो सिर्फ मुस्कुराया। वह बिस्तर पर पेट के बल लेट गया और अपने पैरों को हवा में हिलाते हुए बोला, प्यार करने वालों को कोई दीवार नहीं रोक सकती डार्लिंग। और तुम्हारे गार्ड्स, वो तो बेचारे मेरी शक्ल देख कर के मुझे लूकस समझकर डर गए। मैंने बस इतना कहा कि रास्ता छोड़ो, मुझे अपने होने वाले पति से मिलने जाना है, और उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। विलियम ने अपना सिर पीट लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके खूंखार गार्ड एक ओमेगा की बातों में आ गए। उसने अपनी उंगली लियो की तरफ की और दांत पीसते हुए कहा, अभी के अभी मेरे बिस्तर से उतरो और बाहर निकलो। अगर मेरा टॉवल खिसक गया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लियो की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी जीभ से अपने होठों को चाटा और बिस्तर से उठकर धीरे धीरे विलियम की तरफ बढ़ने लगा। मारने की क्या ज़रूरत है विलियम? लियो ने अपनी उंगली को विलियम के गीले सीने पर फेंकते हुए कहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे नीचे की ओर फिसल रही थी। अगर तुम्हारा टॉवल खिसक गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आंखें बिल्कुल बंद नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो पूरी जांच पड़ताल करूँगा कि माफिया बॉस का हथियार कितना बड़ा और ख़तरनाक है। कल रात पैंट के बाहर से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। विलियम का पूरा शरीर जम गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने झटके से लियो का हाथ पकड़ा और उसे दूर धकेला। तुम्हें शर्म नहीं आती? विलियम की आवाज़ में गुस्सा भी था और हताश भी। तुम एक ओमेगा हो। तुम्हारी बातें किसी थरकी इंसान जैसी हैं। तुम लूकस के भाई हो। तुम्हें कोई तमीज़ नहीं सिखाई उसने? लियो ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और वापस विलियम के करीब आ गया। उसने अपना चेहरा विलियम के कानों के पास लाया और फुसफुसाते हुए कहा, लूकस को लगता है कि मैं रात को दूध पीकर सो जाता हूँ, पर सच तो ये है विलियम कि मुझे दूध नहीं, तुम्हारा वो खास प्रोटीन शेक चाहिए। और जहाँ तक कि तमीज़ की बात है, जब तुम मेरे ऊपर होगे तो मैं बहुत तेज़ी से तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, बस तुम्हें मुझे ज़ोर से जकड़ना होगा। विलियम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बेडरूम का दरवाज़ा बिना खटखटाए खुल गया। जूलियन अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ फाइल थी। बॉस, वो जो नई शिपमेंट। जूलियन के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने देखा कि उसका बॉस सिर्फ एक टॉवल में खड़ा है और लूकस का छोटा भाई, वह बेशरम ओमेगा, लगभग विलियम के सीने से चिपका हुआ है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लियो ने जूलियन को देखकर बिल्कुल ही घबराहट नहीं दिखाई। उसने उल्टा विलियम के नंगे कंधे पर एक किस किया और मुड़कर जूलियन से बोला, जूलियन डार्लिंग, तुम हमेशा गलत टाइम पर क्यों आ जाते हो? देखो, हम अभी प्रैक्टिकल मीटिंग शुरू ही करने वाले थे। अगर तुम 5 मिनट बाद आते तो शायद तुम्हारे बॉस का तौलिया ज़मीन पर मिलता। जूलियन ने तेज़ी से अपनी फाइल अपने चेहरे के आगे रख ली और पीछे मुड़ गया। मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं अंधा हूँ, जूलियन घबराई हुई आवाज़ में चिल्लाया। बॉस, मैं कल आता हूँ, बल्कि मैं अगले हफ्ते आता हूँ। आप लोग अपना काम जारी रखें। जूलियन दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके भाग गया। विलियम ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। इसकी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। विलियम ने लियो के दोनों कंधों को कसकर पकड़ा और उसे दूर धकेल दिया। इस बार विलियम की आंखों में कोई झिझक या शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी, बेदर्द नफरत थी। कमरे का माहौल अचानक बेहद सर्द और तनावपूर्ण हो गया। बस बहुत हो गया ये तुम्हारा घटिया नाटक। विलियम की आवाज़ इतनी कठोर थी कि कोई भी आम इंसान डर के कांप जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर अपनी जिस्म की नुमाइश करोगे, 2-4 गंदी और थरकी बातें बोलोगे और मैं तुम्हारे कदमों में गिर जाऊँगा?
तुम महज एक ओमेगा हो। तुम्हारी हैसियत सिर्फ किसी अल्फा के बिस्तर तक या उसके पीछे छुपने तक ही सीमित है। और सबसे बड़ी बात, तुम उस घटिया लूकस के भाई हो। विलियम ने नफरत भरी नज़रों से लियो को ऊपर से नीचे तक देखा और आगे कहा, तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और तिरस्कार है। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और मेरी ज़िंदगी से भी, इससे पहले कि मैं सच में भूल जाऊं कि मैंने तुम्हारे भाई से क्या डील की है और मैं तुम्हें यहीं गोली से भून दूं। लियो की वो धीट और कामुक मुस्कान अचानक कहीं हवा में गुम हो गई। उसने विलियम की आंखों में देखा और उसे वहाँ सचमुच सिर्फ तिरस्कार नजर आया। पहली बार लियो की आंखों में कोई नाटक या झूठ नहीं था। उसकी आंखों में असली आंसू झलक आए और उसकी गालों को भिगोते हुए नीचे बहने लगे। उसकी छाती में एक अजीब सा ना बर्दाश्त होने वाला दर्द उठा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पोंछे और एक सहारी सांस ली। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ओमेगा का खेल या कोई मजाक है? लियो ने रोधती हुई गले से कहा। ठीक है विलियम, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार सिर्फ एक नाटक है तो मैं तुम्हारे साबित करूँगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा और गहरा है। तुम मुझे आज यहाँ से धक्के मार कर और जलील करके निकाल रहे हो ना, लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे। यह कहकर लियो मुड़ा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से उसके कमरे और विलियम के मैंशन से बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए उसके सीने में अपराध बोध की एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उस लड़के की आंखों में पहली बार वो असली और दर्द भरे आंसू देखकर उसे अंदर तक कुछ चुभा था, लेकिन उसने तुरंत अपने सर झटका दिया और उस एहसास को खुद से दूर कर दिया। यही सही है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अपनी भावनाओं को दबाते हुए। वो एक ओमेगा है, उसे अपनी हदें पता होनी चाहिए और वो लूकस का भाई है, मेरा दुश्मन। यह सब बकवास यहीं ख़त्म होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपने कार को पूरी रफ्तार से चलाते हुए लियो की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल बुरी तरह टूट गया था। विलियम की वो कड़वे वर्ड, घिन आती है, महज एक ओमेगा, बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। जैसे ही उसकी कार उसके अपने मैंशन के गेट पर रुकी, वह तेज़ी से बाहर निकला और उसने किसी गार्ड या नौकर की तरफ नहीं देखा और सीधा सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गया। उसने अंदर घुसते ही धमाक से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे अंदर से लॉक कर लिया। वह सीधा अपने बिस्तर पर गिरा और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। हॉलवे से गुजर रही एक पुरानी मेड ने अपने छोटे मालिक को इस तरह बेतहाशा रोते हुए भागते देखा था। उसकी जान सूख गई। लियो इस घर की जान था और उसे इस तरह टूटते हुए किसी ने कभी पहले नहीं देखा था। वह दौड़ते हुए सीधे लूकस की स्टडी रूम में गई, जहां लूकस अपने कुछ साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। मालिक, छोटे मालिक अभी अभी घर आए हैं और वह बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं। उन्होंने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है, मेड ने हाँफते हुए और घबराती हुई आवाज़ में कहा। लूकस के हाथ से शराब की महंगी गिलास छूटकर ज़मीन पर चकनाचूर हो गई। क्या? वह एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ा। मीटिंग वहीं छोड़कर वह सीधे सीढ़ियों की तरफ भागा। लियो के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर लूकस ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। लियो, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ है मेरे बच्चे? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? लूकस की आवाज़ में एक अल्फा की घबराहट और अपने भाई के लिए तड़प थी। अंदर से सिर्फ लियो के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो भाई, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, लियो ने रोते हुए अंदर से चिल्ला के कहा। लूकस का दिल अपने भाई की ये हालत देखकर तड़प उठा। जो इंसान पूरी दुनिया के लिए एक
बेरहम माफिया था, वह इस वक्त अपने छोटे भाई के दरवाजे पर लाचार खड़ा था। प्लीज़ लियो, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसने भी मेरे भाई के आंसू निकाले हैं, मैं उसके खानदान को ज़िंदा जला दूँगा। बस एक बार दरवाज़ा खोल दो, लूकस ने मिन्नतें करते हुए कहा। अपने भाई की ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर लियो का दिल फिसल गया। उसने बेड से उठकर धीरे से दरवाज़ा का लॉक खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही लूकस तुरंत अंदर आ गया और उसने लियो को कस के गले लगा लिया। लियो ने भी अपना फेस उसके चेस्ट पे छुपा लिया। मुझे बताओ, किसने तुम्हें इस तरह रुलाया है? किसने ज़रूरत की लूकस के भाई को रुलाने की? लूकस ने उसके बालों को सहलाते हुए कड़क और खूंखार आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। लियो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने गलती से भी विलियम का नाम ले लिया तो आज रात इस शहर में खून की नदियाँ बह जाएंगी और दोनों परिवार ख़त्म हो जाएगा। उसने जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाया और अपने आंसू छुपाते हुए एक कहानी गढ़ दी। कुछ नहीं भाई, वो मेरी कॉलेज वाली वो बहुत ज़रूरी फ़ाइल थी ना, वो मुझसे कहीं खो गई है। मैंने उसमें हफ़्तों की मेहनत की थी। मुझे लगा था कि प्रोफेसर मुझे इस बार ए ग्रेड देंगे, पर अब सब खराब हो गया है। लियो ने अपनी मासूमियत का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिसकते हुए झूठ बोला। लूकस ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उसका खौलता हुआ खून थोड़ा शांत हुआ। बस इतनी सी बात? तुम एक छोटी सी मामूली फाइल के लिए इतना रो रहे थे? लूकस ने लियो के आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए बड़े प्यार से कहा। अरे पागल, तुम चाहो तो मैं उस प्रोफेसर को ही उठाकर यहाँ ले आऊँ। वो तुम्हें बिना फाइल देखे ही पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करा देगा। तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है? लियो ने हामी में अपना सिर हिलाया और अपने भाई के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। बाहर से वो शांत था और लूकस को यकीन दिला चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में विलियम के शब्द गूंज रहे थे। उसने ठान लिया था कि अब वह विलियम को झुका कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बीत गए। विलियम के उन कड़वे शब्दों ने लियो के दिल को तो तोड़ दिया था, लेकिन उसके ज़िद को और भी मजबूत कर दिया था। उसने समझ लिया था कि सीधे रास्ते से ये अल्फा पिघलेगा नहीं। अब वक्त था रणनीति बदलने की। लियो ने साया बनने की नीति अपनाई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज और ना ही बेडरूम में कोई अचानक एंट्री। लेकिन विलियम जहाँ भी जाता, लियो वहाँ पहले से ही मौजूद होता। शहर के सबसे आलीशान और वीआईपी क्लब में विलियम अपने कुछ बिजनेसमैन के साथ बैठा था। हाथ में वाइन का ग्लास था, लेकिन उसकी नज़र बार बार सामने वाले वीआईपी टेबल पर टिकी जा रही थी। वहाँ लियो बैठा था, काले रंग की बेहद हॉट सिल्क शर्ट पहने। वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहा था। उसने विलियम की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे विलियम उसके लिए कोई अजनबी हो। जूलियन विलियम के कानों के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला, बॉस, टारगेट बाईं तरफ है। आज तो उसने आपकी तरफ देखा तक नहीं। कमाल है, कल तक जो पैंट खींच रहा था, आज ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे आप मॉल के वॉचमैन हो। विलियम दांत भींच के वाइन का एक घूंट लेता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जूलियन। अच्छा है, उस पागल ओमेगा को अपनी औकात और हदें समझ आ गई। मेरा पीछा छोड़ दिया, इससे बेहतर और क्या होगा। कहने को तो विलियम ने ऐसा कह दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विलियम का पूरा ध्यान इस बात पर था कि लियो किस लड़के से बात कर रहा है, किसके लतीफ़ों पर हंस रहा है और कौन सा अल्फ़ा उसे घूर कर देख रहा है। जब लियो ने हंसते हुए अपने एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखा तो विलियम के हाथ में पकड़ा गिलास इतनी तेज़ी से घुमा कि वाइन थोड़ी बाहर झलक आई। विलियम मन ही मन खौल रहा था।
ये लड़का कल कह रहा था कि मुझसे सच्चा प्यार करता है और आज किसी और की चुटकुलों पर दाँत दिखा रहा है। कैसा धी तोमेगा है। पर विलियम ठहरा नंबर 1 का मगरूर अल्फा। उसने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी और ऐसे जताया कि उसे लियो के होने का कोई एहसास भी नहीं है। लेकिन लियो अपनी तिरछी नज़रों से सब देख रहा था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। डरपो विलियम, अभी तो शुरुआत है। यह सिलसिला सिर्फ क्लब तक नहीं रुका। अगले दिन विलियम एक बिजनेस मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल के कैफ़े में बैठा था। जैसे ही उसने कॉफ़ी का सिप लिया, बगल वाली टेबल पर लियो अपने सहेलियों के साथ पेस्ट्री खा रहा था। वहाँ भी उसने विलियम को पूरी तरह से इग्नोर किया। शाम को विलियम जब अपनी नई कार की डिलीवरी लेने शोरूम पहुँचा तो लियो वहाँ पर पहले से ही अपनी कार की सर्विसिंग करवाने आया हुआ था। उसने बस अपनी चाबी काउंटर पर फेंकी, मैनेजर के साथ थोड़ा फ्लर्ट किया और विलियम के पास से ऐसे गुजर गया जैसे वो सिर्फ हवा चल रही हो। विलियम पागल होने के कगार पर था। वह जूलियन पर चिल्ला पड़ा, जूलियन, क्या ये लड़का मुझे स्टॉक कर रहा है या तुम मेरी लोकेशन लीक कर रहे हो? बॉस, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। और मज़े की बात देखिए, वो आपको स्टॉक नहीं कर रहा, वो तो बस अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये आप है जो हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। जूलियन की बात सुनकर के विलियम के मुंह बन गया। बात सच भी थी। लियो अब उसके पास नहीं आ रहा था, लेकिन उसका ना आना ही विलियम के दिमाग को चाट रहा था। दूसरी तरफ लूकस के आलीशान मैंशन में माहौल काफ़ी गंभीर चल रहा था। लूकस ने पिछले एक हफ्ते में एक बात नोटिस की थी। उसका छोटा भाई अब हर रोज़ रात को लेट आता था। चेहरे पर वो कॉलेज वाली थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी कशमकश होती थी। रात के 12 बज रहे थे। लियो जैसे ही अपने मैंशन में एंट्री लेता है, लिविंग रूम की लाइट जल जाती है। सोफे पर लूकस बाहें फैलाए बैठा था। लियो, बैठो। लूकस की आवाज़ में माफिया डॉन वाला रौब था, पर आंखों में भाई की फिक्र। लियो थोड़ा घबराया, पर तुरंत ही अपना मासूम मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। अरे भाई, आप अभी तक जागे हुए हैं? मैंने कहा था ना आप सो जाया करें। मैं कैसे सो जाऊं लियो? तुम रोज़ रात बाहर रह रहे हो। पढ़ाई का बहाना पुराना हो गया है। मुझे बताओ, बात क्या है? उस दिन तुम कमरे में रो रहे थे और तब से तुम्हारी ये देर रात आने की आदत। कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? लियो नज़रें चुराते हुए बोला, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। लूकस खड़े होते हुए लियो के करीब आकर अपने उसके सिर पर हाथ रखता है। लियो, मैं एक अल्फ़ा हूँ। मैं हवा का रुख पहचान लेता हूँ। तुम्हारी आँखों में ये जो चमक और ये जो बेचैनी है ना, ये किसी अल्फ़ा की वजह से है। क्या कॉलेज में या बाहर कोई ऐसा है जो तुम्हें पसंद आ गया है, या किसी ने मेरे नाम सुनकर भी तुम्हें परेशान किया है? लूकस के अंदर प्रोटेक्टिव अल्फ़ा जाग चुका था। उसे पूरा शक था कि उस दिन लियो फाइल खोने की वजह से नहीं बल्कि दिल टूटने की वजह से रो रहा था, और वो रोज़ उसी अल्फ़ा के चक्कर में बाहर भटक रहा है। लियो घबराते हुए लूकस का हाथ पकड़ लेता है। भाई प्लीज़, आप कुछ भी गलत मत सोचिए। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं बस थोड़ा बाहर घूम रहा था। लूकस गहरी सांस लेता है और कड़क आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं अभी तुमसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन याद रखना लियो, अगर शहर के किसी भी अल्फ़ा ने मेरे भाई की तरफ आँख उठाने की भी कोशिश की या उसका दिल दुखाया तो मैं इस शहर की नक्शा बदल दूंगा। लियो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर भाई को पता चल गया कि अल्फ़ा और कोई नहीं बल्कि उसका जानी दुश्मन विलियम है, तो नक्शा शहर का नहीं बल्कि उसके खुद के लव लाइफ का बदल जाएगा। हाँ भाई, मुझे पता है, आप बेस्ट हो। अब मैं सोने जा रहा हूँ। लियो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागा। उधर लूकस अपने राइट हैंड मैन को फ़ोन लगाया। लियो पर नज़र रखो। मुझे पता लगाना है कि वो रोज़ रात किसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। लियो ने अपनी रणनीति बदल तो ली थी, लेकिन आज उसने विलियम को तड़पाने के लिए एक बेहद बोल्ड और रिवीलिंग ब्लैक शर्ट और टाइट लेदर
पैंट निकाली। उसने मिरर में देखकर खुद को फ्लाइंग किस दी। आज तो विलियम डार्लिंग का ब्लड प्रेशर पक्का हाई होने वाला है। लेकिन लियो को अंदाज़ा नहीं था कि इस बार उसका बड़ा भाई लूकस पूरी तरह चौकन्ना था। लियो जैसे ही दबे पांव अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा, हॉलवे से लूकस की भारी और कड़क आवाज़ गूंजी, रुको लियो। लियो के कदम वहीं जम गए। उसने मुड़कर देखा। लूकस उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। लूकस की आंखें गुस्से से छोटी हो गई थी। ये तुमने क्या पहना है? ये कपड़े हैं या सिर्फ सफ़ेद धागे? एक ओमेगा होकर इस वक्त इस ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? लियो का दिमाग बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगा। उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी घबराहट और मासूमियत ओढ़ ली। ओह भाई, आप भी ना, डरा दिया। वो असल में हमारे कॉलेज में ड्रामा क्लब का एक नाटक है। मुझे उसमें एक माफिया के जाल में फंसे मासूम ओमेगा का रोल मिला है। बस उसी के रिहर्सल के लिए जा रहा था। लूकस ने एक ठंडी सांस ली। पर माफिया डॉन था, कोई नौसिखिया नहीं। उसने इस बहाने पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। ड्रामा क्लब और ऐसी शर्ट जिसके आधे बटन गायब है। लियो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अभी के अभी ऊपर जाओ, अपने वो पूरे कपड़े पहनो और फिर कॉलेज जाओ, वरना आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। लियो के पास कोई और चारा नहीं था। उसने मन ही मन पैर पटके और ऊपर जाकर अपनी वही ढीली ढाली शरीफों वाली सफ़ेद हुड्डी और जीन्स पहन ली। उसका पूरा हॉट लुक बर्बाद हो चुका था। लियो अपनी स्पोर्ट कार लेकर निकल गया। वह अभी भी उत्साहित था कि भले ही कपड़े सिंपल हो, पर विलियम को अपनी हरकतों से प्रवोक तो कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक रेड लाइट पर उसकी कार रुकी, उसने अपने साइड मिरर से देखा। पीछे दो गाड़ी छोड़ करके काली शीशे वाली एक एसयूवी खड़ी थी। लियो ने नंबर प्लेट पहचानी। ये लूकस की कार थी। लियो ने दांत पीसते हुए कहा, धत तेरी की, भाई सच में मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मैं आज विलियम के ठिकाने पर गया तो विलियम का तो पता नहीं, पर मेरा जनाजा पक्का उठ जाएगा। लियो ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने दोनों दोस्तों को ग्रुप कॉल पर लिया। हेलो, सुनो, कोड रेड, मेरा भाई मेरा पीछा कर रहा है। तुम दोनों तुरंत कॉलेज के लाइब्रेरी पहुँचो। हमें एक सच्ची दोस्ती और पढ़ाई का नाटक करना होगा। जल्दी करो। लियो ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और विलियम का रास्ता छोड़कर सीधे कॉलेज की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। कॉलेज में पहुंचकर लियो सीधा लाइब्रेरी में घुसा। पीछे पीछे लूकस भी भेष बदलकर अंदर दाखिल हुआ। वहाँ लियो के दोस्त मोटी मोटी किताबें खोल कर बैठे थे। लियो उनके बीच जाकर बैठ गया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वो दुनिया का सबसे पढ़ाकू बच्चा हो। लियो इतनी तेज़ आवाज़ में ताकि लूकस सुन पाए बोला, ओह दोस्तों, मुझे ये एडवांस इकोनॉमिक का चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। हमें रात दिन एक करना है, आखिर भाई का नाम जो रोशन करना है। आसपास बैठे प्रोफेसर और स्टूडेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। जो लियो रोज़ कॉलेज में गुंडागर्दी करता था, प्रोफेसर को डराता था, वो आज अर्थशास्त्र की बातें कर रहा था। टीचर कुछ बोलने ही वाले थे कि लियो ने उन्हें छुपकर अपनी खूंखार आंखें दिखाई, जिससे सब डर के मारे चुप हो गए। लूकस एक अलमीरा के पीछे से ये सब देख रहा था। जैसे जैसे दोपहर से शाम हुई, लियो सिर्फ किताबों को पलटता रहा और नोट्स बनाता रहा। लूकस के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान आ गई। लूकस मन ही मन में सोच रहा था, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मेरा भाई तो सच में एक मासूम फरिश्ता है। वह आवारा अल्फ़ा के चक्कर में नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए बाहर रहता है। मुझे अपने इस नन्हे फरिश्ते पर शक नहीं करना चाहिए था। लूकस वहाँ से चला गया। उधर लियो ने किताब बंद की और अपने दोस्तों को बोला, चलो भाई, नाटक ख़त्म हुआ, आज तो बच गए, पर विलियम डार्लिंग से ना मिलने का दुख बहुत बड़ा है। सीन शिफ्ट होता है। उधर दूसरी तरफ अपने ऑफिस में विलियम बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। आज पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन लियो नहीं दिखा।
ना ही वो कैफ़े में था, ना ही क्लब में, ना ही उसके मैंशन के आसपास। विलियम कुर्सी के पीछे झुकते हुए बुदबुदाया, कहाँ मर गया वो पागल ओमेगा, आज आया क्यों नहीं। जूलियन कमरे में एंट्री ली। बॉस, आज शहर में बहुत शांति है, वो लूकस का भाई आज कहीं नहीं दिखा। चलिए शुक्र है भगवान का। विलियम चिढ़ते हुए बोला, शुक्र कैसा, तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से करनी चाहिए जूलियन, वो कोई चाल भी तो चल सकता है ना। जूलियन ने मन ही मन सोचा, कल तक कह रहे थे कि पीछा छूट गया, आज खुद ही याद कर रहे हैं। विलियम के अंदर एक अजीब सा खालीपन आ गया था, जैसे वह खुद ही स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसी रात विलियम गहरी नींद में था। अचानक से उसे एक सपना आया। सपने में चारों तरफ धुंध थी। लियो उसके सामने खड़ा था। वही सिल्क शर्ट पहने लियो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। दोनों की सांसें टकराई। लियो ने विलियम को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक बेहद गहरे पैशनेट किस में खो गए। सपने में विलियम को एक असीम सुकून मिल रहा था। वह लियो के बदन की खुशबू में डूब रहा था। लेकिन अचानक लियो का जिस्म सख्त हो गया। विलियम ने जैसे ही आंखें खोली, लियो का चेहरा बदल चुका था। वह लियो नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई लूकस था। लूकस के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान थी। उसने सीधे विलियम के माथे पर बंदूक तान दी। मर जाओ विलियम, लूकस चिल्लाया और ठां। नहीं! विलियम झटके से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। उसने कमरे में लाइट जलाई और अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। वह पूरी तरह हाँफ रहा था। वह इस जुड़वा भाई के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा था कि पागल होने के कगार पर था। विलियम हाँफते हुए गुस्से और हताश में बोला, धत तेरी की, मैं इन दोनों भाइयों के बीच में पागल हो जाऊंगा। एक भाई मुझे बंदूक से मारना चाहता है और दूसरा भाई मुझे अपने कातिल जिस्म और बेशर्मी से मारना चाहता है। हे भगवान, मुझे इस जुड़वा मुसीबत से बचाओ। विलियम पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था कि लूकस से लड़ना तो सिर्फ एक माफिया की जंग थी, लेकिन लियो उसके दिमाग के अंदर घुसकर जो जंग लड़ रहा था, उसमें विलियम धीरे धीरे हार रहा था। टाइम स्किप होता है। कॉलेज के तमाशे के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। लियो ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की। वह एक शांत शातिर जासूस की तरह घर पर ही टिका रहा और सुबह शाम अपने भाई के लूकस का मूड और उसकी हरकतों को नोटिस करता रहा। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि लूकस का शक अब ख़त्म हो चुका है और वह वापस लियो को मासूम फरिश्ता समझने लगा है, तब जाकर लियो ने अपना प्लान दोबारा शुरू किया। आज शाम लियो के दोस्तों ने उसे खुफिया जानकारी दी कि विलियम शहर के सबसे वीआईपी क्लब में आने वाला है। लियो की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत अपने बेडरूम से भागा और अलमीरा खंगालने लगा। इस बार उसने बेहद ही सुंदर ड्रेस पहनी। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल सेट किए, हल्का सा परफ्यूम छिड़का और खुद को देखकर मुस्कुराया। विलियम डार्लिंग, तुम्हारी रातों की नींद हराम करने वाला वापस आ रहा है, तुम्हारा लियो। वह दबे पांव सीढ़ी से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक लिविंग रूम से एक आ रही आवाज़ को सुनकर उसके कदम वहीं थम गए। वह दीवार से पीछे छुपकर सुनने लगा। लिविंग रूम में लूकस बैठा था और उसके सामने घर की सबसे पुरानी और बुजुर्ग मेड खड़ी थी, जो लूकस और लियो को बचपन से इस घर में देख रही थी। लूकस बोला, अरे अम्मा, तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। लियो पूरे दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा था। मेरा भाई दुनिया का सबसे शरीफ ओमेगा है, बुजुर्ग नौकरानी ने कहा। मालिक अब दिल के सच्चे हैं और इसलिए दुनिया को भी उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि छोटा मालिक अब एक बेहद खूबसूरत और जवान ओमेगा बन चुके हैं। बाहर की दुनिया भेड़ियों से भरी है। कोई भी चालाक और शातिर अल्फा हमारे सीधे साधे छोटे मालिक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम ऐसा जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकते। लियो ने अब दीवार के पीछे अपना मुंह बनाया। उसने मन ही मन में बोला, अरे दाई अम्मा,
बाहर का कोई अल्फा मुझे क्या फंसाएगा। यहाँ मैं खुद एक माफिया किंग को फंसाने के चक्कर में चप्पलें घिस रहा हूँ। लेकिन लूकस पर बुजुर्ग अम्मा की बातों का असर होने लगा था। लूकस का चेहरा गंभीर हो गया। अम्मा, तुम्हारी बातों में दम तो है। लियो बहुत ही नादान है। वो किसी भी धोखेबाज अल्फा की बातों में आ सकता है, पर इसका उपाय क्या है? बुजुर्ग नौकरानी बोली। उपाय सीधा है मालिक। छोटे मालिक के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए। आपके बिजनेस पार्टनर के कई काबिल और शरीफ अल्फा बेटा है। क्यों ना छोटे मालिक की उनके साथ एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी जाए। जो लड़का हमें पसंद आएगा उसी से हम उनकी शादी करा देंगे। लियो के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ब्लाइंड डेट, वो भी लूकस के उन बोरिंग टाई सूट पहनने वाले बिजनेसमैन पार्टनर के बेटों के साथ। उसने ऊपर से नीचे खुद को देखा। वह इस वक्त जिस बोल्ड कपड़ों में खड़ा था, अगर इस हालत में लूकस ने देख लिया तो ब्लाइंड डेट तो दूर, लूकस उसकी परमानेंट वेडिंग फिक्स कर देगा। लियो को समझ आ गया कि वह बुरी तरह से फंस चुका है। भाई का शक फिर से जागने वाला था और अब इस घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने दबे पांव वापस अपने कमरे में दौड़ लगा दी। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। शहर के उसी आलीशान क्लब के वीआईपी सेक्शन में विलियम बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसके हाथों में ग्लास था, लेकिन उसकी आंखें क्लब की एंट्री गेट पर टिकी हुई थी। पूरे 1 हफ्ते हो चुके थे। लियो का कोई अता पता नहीं था। विलियम खुद से लाख झूठ बोल ले, लेकिन हकीकत यही थी कि वह आज सिर्फ और सिर्फ लियो के लिए क्लब में आया था। उसे आदत हो चुकी थी उस शैतान ओमेगा की हरकतों की, उसके उस कातिल इग्नोरेंस की। जूलियन को विलियम की बेचैनी समझ आ रही थी। बॉस, आज फिर आपकी गर्दन सिर्फ गेट की तरफ घूम रही है। अगर आप उस ओमेगा को इतना ही याद कर रहे हैं तो सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते? विलियम झल्लाकर ग्लास टेबल पर पटक दिया। शट अप जूलियन, मैं उसे याद नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस सुरक्षा व्यवस्था देख रहा हूँ कि लूकस का कोई आदमी यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा। जी बॉस, बिल्कुल। और जो आप हर 2 मिनट में परफ्यूम चेक कर रहे हैं और अपने कोट के बटन ठीक कर रहे हैं, वो भी सुरक्षा व्यवस्था की ही हिस्सा है ना? विलियम ने जूलियन को एक ऐसी खूंखार नज़रों से घूरा कि जूलियन तुरंत खड़ा हो गया। बॉस, मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। आपकी सुरक्षा में खलल नहीं डालूंगा। विलियम ने एक लंबी सांस ली और बुदबुदाया। कहाँ गायब हो गया वो बदतमीज़ लड़का? 2 दिन से शक्ल तक नहीं दिखलाई। बेचारा विलियम इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस ओमेगा के ना आने से उसका दिल बैठा जा रहा था, वो ओमेगा इस वक्त अपने घर में कैद होकर किसी और अल्फा के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की तैयारी कर रहा था। टाइम स्किप होता है। भयंकर ब्लाइंड डेट की शाम आ गई और लियो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े व्यक्तिगत हादसे से गुज़र रहा था। वह आईने में अपनी परछाई देख रहा था और उसका चेहरा घृणा से पूरी तरह सिकुड़ गया था। घर की सबसे पुरानी और सख्त मेड दाई अम्मा के कड़े पहरे पर लियो को एक ऐसे आउटफिट पहनने पर मजबूर किया गया था जो चीख चीख कर पवित्रता बयां कर रहा था। उसने गले तक ढकी हुई एक हाई कॉलर वाली स्वेटर एंड ट्राउज़र पहना था। वह किसी सरकारी लाइब्रेरी का सब्स्टिट्यूट लाइब्रेरियन लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह बिना नमक मिर्ची का चिकन खाता है। मैं बिल्कुल ओटमील जैसा लग रहा हूँ अम्मा। लियो ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए होठों को फुलाया और शिकायत की। अगर मैं ये पहना तो दुनिया का कोई भी अल्फा मुझे इस ज़िंदगी में तो नहीं चाहेगा। खुद मुझे भी अपने आप से नफ़रत हो जाएगी। आप बेहद ही संस्कारी लग रहे हैं छोटे मालिक, दाई अम्मा ने कड़े लहजे से कहा और उसके स्वेटर के कॉलर को इस तरह से ठीक किया कि उसके गर्दन का एक हिस्सा भी बाहर ना आ सके। आप बिल्कुल एक शालीन ओमेगा लग रहे हैं जो एक सिर्फ सज्जन से मिलने जा रहा है। अब मुस्कुराइए जैक रॉसी, आप नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लियो ने बेहद नाटकीय अंदाज में आह भरी और अपने पैर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला। नीचे
आलीशान हॉल का माहौल इतना भारी था कि उसे कुल्हाड़ी से भी काटा जा सकता था। जैक एक बहुत ही सीधा साधा औसतन 22 साल का अल्फा लड़का था। उसे पुरानी विंटेज स्टैम्प्स जमा करने का शौक था। उसने फाइनेंस में डिग्री ली थी और इस वक्त उसे इतना पसीना आ रहा था कि जैसे वह अभी अभी किसी मैराथन में दौड़ कर आया हो। उसके ठीक सामने लूकस खड़ा था। वो माफिया डॉन बिना एक शब्द बोले संगमरमर की सीढ़ियों के सहारे टिका हुआ था और बेहद ही सलीके से एक हाई पाउडर स्नाइपर राइफल के पुर्जों को अलग कर रहा था, उन्हें साफ कर रहा था और वापस जोड़ रहा था। तो लूकस की आवाज़ में एक ऐसी कंपन देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी जो पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने एक झटके के साथ राइफल में गोलियां फिट की। तुम उसे रेस्टोरेंट में लेके जाओगे। तुम दोनों के लिए प्राइवेट बूट बुक है। तुम उसके लिए सी बास ऑर्डर करोगे। उसे सी बास बहुत पसंद है। जी जी सर, डॉन लूकस, सी बास बिल्कुल वही ऑर्डर करूँगा। जैक की आवाज़ डर के मारे फट रही थी। तुम शराब ऑर्डर नहीं करोगे। गाड़ी की रफ्तार 40 मीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं जाएगी और तुम्हारे दोनों हाथ पूरे समय सिर्फ तुम्हारे खुद के बदन पर होने चाहिए। लूकस ने उसे खौफ ज़्यादा अल्फा को बिल्कुल ठंडी नज़रों से घूरते हुए आगे कहा, अगर तुमने उसे रुलाया, अगर तुमने उसे सहज महसूस कराया या फिर वो रात के ठीक 10 बजे से 1 मिनट भी लेट घर वापस आया। लूकस ने धीरे से अपनी राइफल उठाई और उसके दूरबीन को सीधा जैक के माथे के बीच में निशाना साधा। तो मैं ये तय करूँगा कि तुम्हारे ख़ानदान की नामो निशान तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो जाए। क्या हमारी बात साफ है? बिल्कुल सर। 10 बजे, हाथ दूर, सी बास, जैक लगभग रोते हुए चिल्लाया। उसने अपना सिर इतनी तेज़ी से हिलाया कि उसका चश्मा उसकी नाक से गिरता गिरते बचा। लूकस, मेरे डेट को डराओ मत। सीढ़ियों से लियो की बेहद ही मीठी और फरिश्तों जैसी आवाज़ गूंजी। लूकस ने तुरंत अपने हथियार नीचे कर लिए और उसका वो खूंखार माफिया वाला चेहरा एक सेकेंड में गायब हो गया। उसने अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखा। मैं उसे डरा नहीं रहा था मेरे बच्चे, हम तो बस डिनर के असूलों पर बात कर रहे थे। लियो बची हुई सीढ़ियों को लांघते हुए नीचे आया। उसने जैक को एक बेहद ही मासूम और प्यारी सी मुस्कान दी, जिसने इस सच को पूरी तरह से झुठला दिया कि वह मन ही मन अगले 2 मिनट में इस डेट को ख़राब करने की प्लानिंग कर चुका था। हे जैक, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे हुई है लियो। जैक बिल्कुल अकड़ कर झुका। वह उस ओमेगा की तरफ सीधे देखने से भी डर रहा था। चलें? इंजॉय करो मेरे बच्चे। अगर सूप ज़्यादा गर्म हो तो मुझे फ़ोन कर देना। लूकस ने अपने हाथ हिलाकर बड़े प्यार से कहा और वह दोनों घर से बाहर निकल गए। 30 मिनट बाद शहर के बेहद ही महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट में एक दूसरा माफिया डॉन एक महंगी डिश के ऊपर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिप्रेशन झेल रहा था। विलियम रेस्टोरेंट के एक धुंधली रोशनी वाले कोने में बैठा था और अपनी चांदी की फोर्क से अपनी डिश पर बेरहमी से वार कर रहा था। बॉस, जूलियन ने रेड वाइन का गिलास घुमाते हुए आह भरी, आप $400 के मांस के टुकड़े का कत्लेआम कर रहे हैं। शेफ किचन में अंदर रो रहा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जूलियन, विलियम ने दांत भींचते हुए कहा। मैं अपने खाने का मज़ा ले रहा हूँ। मैं इस शांति और सुकून का मज़ा ले रहा हूँ और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछले 1 हफ्ते से किसी ने मेरे मानसिक शोषण नहीं किया है। आप पिछले 1 घंटे से 17 बार अपना फ़ोन चेक कर चुके हैं कि किसी अननोन नंबर से आपको कोई मैसेज तो नहीं आया। मैं शिपमेंट के अपडेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। रविवार को बंदरगाह बंद रहती है विलियम।
विलियम ने गुस्से में अपना फॉक्स मेज पर पटक दिया। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब वह इस बात को इनकार नहीं कर सकता था कि वह सन्नाटा उसका दिमाग चाट रहा था। लियो के वेनिला और स्ट्रॉबेरी की वो खुशबू ना होने के वजह से उसके अंदरूनी अल्फा किसी पिंजरे में बंद जानवर की तरह छटपटा रहा था। उसने उस ओमेगा को खुद से दूर धकेल दिया था। उसने कह दिया था कि उसका चेहरा उसे घिनौना लगता है। मैंने उसे बहुत ज़्यादा ही डरा दिया, विलियम ने बेहद ही उदासी से सोचा। उसने आखिरकार हार मान ली। अचानक रेस्टोरेंट के भारी महोगनी दरवाज़ा खुला। मैनेजर तुरंत स्वागत के लिए आगे बढ़ा। विलियम ने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का वातावरण चेंज हो गया। वहाँ एक खास और मदहोश करने वाली मीठी खुशबू दौड़ने लगी, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। विलियम ने अपना सिर इतनी तेज़ी से ऊपर उठाया जिसके कारण उसके गर्दन में मोच आते आते बची। वहाँ वो खड़ा था, रेस्टोरेंट में दाखिल होता हुआ, उस बेज रंग के स्वेटर में बेहद ही मासूम और प्यारा लगता हुआ लियो। विलियम का दिल उसकी छाती के अंदर तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। वो यहाँ है, उसने मुझे ढूंढ लिया। विलियम ने तुरंत अपनी टाई ठीक और उसका अल्फा अंदर ही अंदर खुश हो गया। लेकिन तभी विलियम ने उस आदमी को देखा जो लियो के बगल में बेहद ही नर्वस होकर के चल रहा था। वह एक अल्फा था, एक जवान ठीक ठाक दिखने वाला अल्फा जो लियो को रास्ता दिखाने के लिए उसकी पीठ के नीचे हिस्से पर बेहद ही शालीनता से हाथ रखते हुए था। विलियम का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। आसपास की दुनिया का वजूद खत्म हो गया। जूलियन, विलियम फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक जानलेवा और भयानक कड़वाहट आ गई थी। उसकी मेज के आसपास का तापमान 10 डिग्री नीचे गिर गया। उसके साथ वो कौन है? जूलियन ने विलियम की उस खूनी नज़रों का पीछा किया। वो जैक वासी लग रहा है बॉस। डॉन वासी का सबसे छोटा बेटा एक सीधा साधा अकाउंटेंट है। वह एक मरने वाला इंसान है। विलियम गुर्राया। उसने मेज के कोने को इतनी जोर से पकड़ा कि वह भारी लकड़ी भी चरमरा उठी। वो उसे छू रहा है। जूलियन, उसका हाथ लियो के पीठ पर है। मैं उसका हाथ उखाड़ कर उसी से उसको पीटूंगा। बॉस प्लीज़, हम पब्लिक प्लेस में हैं। रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ लियो और जैक अपनी सीट पर बैठ गए। उसने लापरवाही से पूरे कमरे का जायजा लिया। जैसे वह घूमकर जायजा ले रहा था, तभी उसकी नज़र सीधे कोने में बैठे विलियम पर जाकर टिक गई। लियो एक पल के लिए थम गया और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ओह जैकपॉट, विलियम ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर एक अदृश्य दूषित मुस्कान आ गई। तो तुम यहाँ थे विलियम, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। लियो ने तुरंत अपना पूरा ध्यान जैक पर लगा दिया। वह मेज पर आगे झुक कर के अपने दोनों हाथों को अपनी ठुड्डी पर रखा और जैक को अपनी ज़िंदगी के सबसे कातिलाना और मीठी मुस्कान दी। तो जैक, लियो बिल्कुल कोयल की तरह चहका। उसकी आवाज़ इतनी साफ थी कि विलियम तक पहुंच रही थी। मुझे अपनी उस विंटेज टिकट की कलेक्शन के बारे में कुछ बताओ। मुझे ऐसा शौक़ रखने वाले मर्द बहुत पसंद है। जैक उसे बताने लगा। सच में, दरअसल ये बात शुरू हुई जब मुझे 1998 में एक स्टैम्प मिला। वाह, लियो ने धीरे से आ भरी और मेज पर अपने हाथ ले जाकर के जैक के हाथ पर रख दिया। उसने अपनी पलकें झपकाई। यह तो कमाल है, तुम पक्का बहुत ही बुद्धिमान हो। क्रैक। कोने वाले बूथ में विलियम ने अपने हाथों में पकड़ा चांदी का बटर नाइफ को 2 टुकड़ों में कर दिया। जूलियन चुपचाप अपनी प्लेट को विलियम से दूर ले गया। विलियम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। 2 दिन पहले उसने दावा किया था कि उसे लियो के चेहरे देखना पसंद नहीं है क्योंकि वह लूकस जैसा दिखता है, लेकिन इस वक्त उसे लूकस बिल्कुल नहीं याद आ रहा था। उसे सिर्फ उसका ओमेगा किसी दूसरे अल्फा के साथ छूते हुए दिख रहा था। वो हंस रहा है।
विलियम ने फुसफुसाया जब उसने देखा कि लियो ने जैक की किसी बात पर बनावटी और सुरीली हंसी बिखेरी। जूलियन, वो विंटेज स्टैम्प की कहानियों पर हंस रहा है। विंटेज स्टैम्प? उसने मुझे कहा था कि वो मेरे बेड पर हेडबोर्ड पर बनना चाहता है और आज वो चिपकने वाले कागज पर फिदा हो गया। बॉस, आपने ही तो कहा था कि आप दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। जाहिर है वो आगे बढ़ चुका है। जूलियन ने आग में घी डालते हुए आराम से कहा। मैंने झूठ बोला था, विलियम ने दबी हुई भयंकर आवाज में दहाड़ा। मैं वहां जा रहा हूँ। विलियम, तमाशा मत करो। पर विलियम अपनी सीट से उठ चुका था। उसने अपना नैपकिन मेज पर फेंका और उसका वो विशाल गठीला बदन रेस्टोरेंट के बीच में ऐसे निकला जैसे पानी को चीरते हुए शार्क निकल रहा है। उसके अंदर से इतना खतरनाक गुस्सा निकल रहा था कि वेटर्स दीवार में चिपक गए ताकि उसके रास्ते में ना आए। उधर प्राइवेट बूथ पर जैक अपनी धुन में बोल रहा था और उसके किनारों के छेद ही उसे इतना कीमती बनाते। अचानक टेबल पर एक बड़ा साया मंडराया। वहां का तापमान जैसे बर्फ की तरह जम गया। जैक ने ऊपर देखा। उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। उसने सामने अंडरवर्ल्ड का सबसे बेरहम और खूंखार सिंडिकेट बॉस विलियम खड़ा था। गुड इवनिंग, विलियम ने कहा। उसकी आवाज़ भयंकर रूप से शांत थी, लेकिन उसकी आंखें मौत का फरमान लिख रही थी। तुम मेरे सीट पर बैठे हो। जैक इतनी बुरी तरह कांपने लगा कि उसकी पानी का गिलास टेबल पर करकरा गया। डॉन, विलियम, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी टेबल है। मैनेजर ने हमें यहाँ बैठाया था। लियो ने इस बीच विलियम की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने पानी का छोटा सा सिप लिया और अपने चेहरे पर आने वाली उस भारी जीत का मुस्कान को दबाने की कोशिश करने लगा। विलियम, लियो ने बेहद ही बेरुखी से कहा। उसने आखिरकार अपनी बड़े बड़े मासूम आंखों को ऊपर उठा करके देखा। तुम दखल दे रहे हो। जैक और मैं डेट पर हैं। प्लीज़ मेरे अल्फा के साथ बदतमीजी मत करो। मेरा अल्फा, इन दो शब्दों ने विलियम के सब्र को आखिरकार धागे की तरह तोड़ दिया। विलियम चिल्लाया नहीं। उसने बंदूक भी नहीं निकाली। उसने बस अपने दोनों विशाल हाथ मेज पर मार दिया और सीधा जैक के चेहरे पर करीब झुक गया। जैक, विलियम फुसफुसाया। उसकी आवाज़ से जहर टपक रहा था। अगर तुम अभी इस वक्त खड़े होकर इस दरवाजे से बाहर नहीं गए और ये नहीं भूले कि तुम इस ओमेगा से कभी भी मिले थे, तो मैं ये खुद तय करूँगा कि तुम्हारा वो विंटेज स्टैम्प का पूरा कलेक्शन जलकर राख हो जाए और उसके साथ तुम भी। तुम्हारे पास 30 सेकंड है। जैक डर गया और 1 सेकंड के अंदर सोफे से कूद कर बाहर आ गया। उसने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ भाग गया। मैं जा रहा हूँ। मुझे विंटेज स्टैम्प से नफरत है। मिलकर अच्छा लगा लियो। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। जैक रेस्टोरेंट से ऐसा भागा जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। पीछे सिर्फ दहशत का माहौल छोड़ गया। मेज पर सन्नाटा छा गया। विलियम वहीं खड़ा रहा। उसकी छाती गुस्से से तेज चल रही थी। उसकी आंखें ओमेगा को घूर रही थी। लियो ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसका वह मासूम नाटकीय पल में गायब हो गया। वही शरारती आवारा दिमाग वापस आ चुका था। लियो ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाया। उसने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उस डेट अपनी जान बचाकर भाग गया। खैर, लियो के होठों पर एक बहुत ही कामुक और शरारती मुस्कान आ गई। ये बेहद बदतमीजी थी। अब मेरी इस डिश के पैसे कौन भरेगा? विलियम के एक शब्द नहीं कहा। वह मेज के चारों ओर घूमा। लियो को उसके उस संस्कारी स्वेटर से कॉलर से पकड़ा और उसे सोफे से खींचकर खड़ा कर दिया। हे, लियो चिल्लाया। हालांकि उसने विलियम को कोई विरोध नहीं किया। जब विलियम उसे घसीटते हुए रेस्टोरेंट के पिछले गलियारे की तरफ ले जाने लगा,
रेस्टोरेंट के बाकी लोग सदमे में उन्हें देख रहे थे, पर विलियम को किसी बात की परवाह नहीं थी। विलियम ने लात मारकर एक प्राइवेट साउंड रूम कोर्ट रूम का दरवाज़ा खोला और लियो को अंदर धकेल दिया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया और वह दोनों उस धुंधली रोशनी वाले कमरे में अकेले थे। इससे पहले कि लियो कोई और बकवास या लाइन बोल पाता, विलियम ने उसे दीवार में सटा दिया। विलियम के दोनों हाथ लियो के सर के दोनों तरफ दीवार पर टिके हुए थे, जिसने लियो को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। विलियम तेजी से सांस ले रहा था। उसका चेहरा लियो के चेहरे से कुछ ही इंचों की दूरी पर था और उसकी आंखें पूरी तरह से जंगली हो चुकी थी। क्या तुम पागल हो चुके हो? विलियम भारी और फटी हुई आवाज़ से फुसफुसाया। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, लियो ने कहा। उसे विलियम के इस गुस्से से कोई डर नहीं लगा, बल्कि वह अल्फा की इस भयानक जलन का मज़ा ले रहा था। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे भाई ने मेरे लिए ब्लाइंडेड फिश की, तो मैं बस एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी बात मान रहा था। तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं हो, विलियम घुर्राया। उसकी नज़र सीधे लियो के होठों पर टिक गई। तुम एक आफत हो, तुम एक शैतान हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो फिर मुझे जाने दो, लियो ने चुनौती भरे आवाज़ में धीरे से कहा। उसका दिल भी अब तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, उसने बीच की दूरी को और कम करते हुए। मुझे वापस उस अल्फा के पास जाने दो। विलियम के मुंह से एक हताश और हारी हुई आह निकली। उसने जो नफ़रत की दीवार बनाई थी वह पूरी तरह से ढह चुकी थी। उसने लियो की कमर को पकड़ा और उस ओमेगा के बदन को अपनी छाती से पूरी तरह सटा दिया। अगर मैंने ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें किसी दूसरे अल्फा की तरफ इस तरह देखते हुए पाया, विलियम की आवाज़ में एक जुनून और हक जताने वाला पागलपन था, तो मैं इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। और फिर आखिरकार विलियम ने बीच की दूरी को ख़त्म किया और अपने होंठ सीधे लियो के होंठ पर लगा दिए। उस धुंधले और शांत कोर्ट रूम में बाहर की दुनिया का वजूद जैसे पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। विलियम और लियो अपनी ही एक अलग जुनूनी से भरे संसार में खोए हुए थे। विलियम की मजबूत बाहें लियो की कमर को अपनी तरफ कस रही थी और उनके बीच का वो किस और गहरा और भी ज़्यादा पैशनेट होता जा रहा था। लियो ने अपने हाथ विलियम के बालों में फंसा दिए। इतने दिनों की दूरी, वो जलन, वो तरफ, सब उस एक पल में पिघल गई। विलियम, जो हमेशा खुद पर काबू रखने वाला अल्फा था, आज लियो की खुशबू और उसके बदन की छुअन के सामने पूरी तरह हार चुका था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट से दुम दबाकर भाग गया जैक रासी अपनी कार को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे और उसका दिमाग पागलों की तरह काम करना बंद कर चुका था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? जैक ने खुद को कहा। उसने माथे से पसीना बहा रहा था। मैंने डॉन लूकस के भाई को उस खूंखार विलियम के साथ अकेला छोड़ दिया। विलियम और लूकस दोनों जानी दुश्मन हैं। अगर विलियम ने लियो को नुकसान भी पहुंचाया तो लूकस मेरी खाल उधेड़ देगा, और अगर मैं चुप रहा तब भी मेरा मरना तय है। जैक का मन हुआ कि वह लूकस को फ़ोन करे, पर वह इस बात से भी थरथरा कर काँप रहा था कि जब लूकस को पता चला कि जैक एक डरपोक की तरह उसके भाई को छोड़कर भाग आया, तो लूकस का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आखिरकार लियो की जान के खतरे को सोचकर उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी कांपती उंगलियों से लूकस का नंबर डायल किया। उधर मैंशन में बैठा लूकस फ़ोन उठाकर कड़क आवाज़ में बोला, हाँ जैक, डिनर कैसा रहा? घड़ी में 9:45 हो रहे हैं। मेरा भाई कहाँ है? डॉन लूकस? जैक की आवाज़ रोने जैसी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। रेस्टोरेंट में वहाँ डॉन विलियम आ गया था। उसने मुझे कहा अगर मैं तुरंत वहाँ से नहीं गया तो वो मुझे मार देगा। वो बहुत गुस्से में था सर। उसने लियो को पकड़ लिया। मैंने लियो को वहीं छोड़कर आ गया।
क्या? लूकस के दोहराने की आवाज़ से फ़ोन का स्पीकर फट गया। लूकस सोफे से झटके से खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह खतरनाक हो चुका था। उसके मन में लियो की विलियम ने उसके भाई का अपहरण कर लिया है। उस विलियम की इतनी हिम्मत, उसने हमारे पुराने समझौते को तोड़ दिया। उसने मेरे मासूम से भाई पर हाथ डाला। लूकस ने चिल्लाकर अपने राइट हैंड मैन को हुक्म दिया, पूरे आर्मी तैयार करो, गाड़ी निकालो। आज रात या तो विलियम रहेगा या मैं। उधर रेस्टोरेंट के कोर्टरूम से निकलकर विलियम लियो को लेकर सीधा ऊपर होटल के एक बेहद आलीशान प्राइवेट रूम में गया। वहाँ की मखमल चादरों पर उनका रोमांस और भी गहरा हो चुका था। विलियम लियो को ऊपर झुका हुआ था, उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रहा था। लियो की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान थी। तभी होटल की लॉबी में 5 काली गाड़ियां आकर रुकी। लूकस अपनी पूरी बंदूकधारी फौज के साथ रेस्टोरेंट और होटल के अंदर दाखिल हुआ। लॉबी में खड़े जूलियन ने जैसे ही लूकस को आते देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओ तेरी, यमराज आ गया। जूलियन ने तुरंत लूकस का रास्ता रोकने की कोशिश की। डॉन लूकस, अरे आप यहाँ? सर, ऊपर बिजनेस मीटिंग चल रही है, आप प्लीज़। इसके साथ ही जूलियन ने चुपके से जेब में हाथ डालकर विलियम को फ़ोन लगाने की कोशिश की ताकि उसे अलर्ट कर सके, पर लूकस की रफ्तार तूफान जैसी थी। उसने जूलियन के कॉलर को पकड़ा और दीवार से सटा दिया। हट जाओ जूलियन, तुम्हारा बॉस आज जिंदा नहीं बचेगा। मुझे पता है, मेरा भाई ऊपर है। लूकस ने जूलियन को धक्का दिया और अपने आदमियों के साथ सीधे वीआईपी स्वीट में तरफ बढ़ गया। जूलियन को विलियम को कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। लूकस ने बिना कोई शिष्टाचार दिखाए भारी बूट से मारकर वीआईपी स्वीट का मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा धमाक से खुला। विलियम, अपने हाथ मेरे भाई से दूर रखना वरना। लूकस के शब्द उसके हलक में ही फंस गए। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर लूकस और उसके सारे गार्ड बुत बन गए। बिस्तर पर विलियम और लियो एक बेहद ही आपत्तिजनक और अंतरंग हालत में थे। लियो की शर्ट लगभग उतर चुकी थी। विलियम उसके बेहद करीब था और चारों तरफ विलियम और लियो की खुशबू फैली हुई थी। पहले तो लूकस के दिमाग ने इस सच को स्वीकार ही नहीं किया। उसका माफिया दिमाग चिल्लाया, विलियम, तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई मेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती करने की। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और विलियम पर तान दी। तभी वो हुआ जिसने लूकस के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका दी। लियो ने जैसे ही बंदूक देखी, वह घबराने या रोने के बजाय फुर्ती से बिस्तर से उठा और सीधे विलियम के आगे खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी ताकि लूकस की गोली विलियम को ना लगे। नहीं भाई, रुक जाइए, अपनी बंदूक नीचे कीजिए, लियो चिल्लाया। उसकी आवाज़ में विलियम को खोने का डर साफ था। लूकस का हाथ कांपने लगा। उसने लियो की आंखों में देखा। वहाँ कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, ये किसी पीड़ित के आंसू नहीं थे। वहाँ सिर्फ अपने प्रेमी को बचाने की जिद थी। लूकस को समझ आ गया कि वह कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही थी। उसका वो मासूम फरिश्ता भाई जो रात में दूध पीकर सो जाता था, वह खुद से उसके सबसे बड़े दुश्मन की बाहों में खेल रहा था। लूकस का दिल जैसे हजारों टुकड़ों में टूट गया। उसका भरोसा, उसका वो अंधा प्यार, और सब उसके एक पल में बिखर गए। उसे अपने ही खून से सबसे बड़ा धोखा मिला। लियो, जूलियन की आवाज़ टूट गई, पर अगले ही पल उसमें एक भयानक जानलेवा गुस्सा भर गया। तुम इस इंसान के साथ हो? ये तुम्हारा ग्रुप स्टडी है? ये तुम्हारा कॉलेज ड्रामा है? तुमने मुझे झूठ बोला? तुमने अपने भाई के पीठ में छुरा घोंपा? लियो घबराया। वह जानता था कि आज उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। भाई प्लीज़, मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, लूकस चिल्लाया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने एक नज़र विलियम पर डाली और फिर लियो पर। विलियम, तुमने मेरी दुश्मनी का बदला मेरे परिवार से लिया
और लियो, तुमने साबित कर दिया कि एक ओमेगा के लिए भाई का प्यार कुछ नहीं होता। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रोमांस की जगह अब एक खौफनाक पारिवारिक ड्रामे ने ले ली थी, जहाँ लूकस का गुस्सा और लियो का पछतावा आमने सामने था।